दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं आनंद कुमार आप सबके साथ फिर अपने यूट्यूब चैनल संस्कार कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले चलिए मैं एक बात बता देता हूं आपको। जैसा कि हर वीडियो में मैंने कुछ कहा है, तो एक प्रेमी अपने बेवफा प्रेमिका से कहता है कि जब निकले मेरा जनाजा तो खिड़की से झांक लेना। सुन रहे हो ना? जब निकले मेरा जनाजा तो खिड़की से झांक लेना, फूल तो महंगा पड़ेगा, एक पत्थर ही मार देना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये वीडियो आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 28/9/2018 को जो थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, साइंस और सोशल साइंस का जो क्वेश्चन था उससे का सॉल्यूशन है। तो चलिए क्या था पहला क्वेश्चन ही पहला करा है ना, खाली स्थान में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के फलस्वरूप बच्चा पैदा होता है। यानी किसके मांसपेशियों में संकुचन होता है तो बच्चे पैदा होता है, यानी जन्म लेता है। गर्भाशय ग्रीवा, डिंब वाहिनी, गर्भाशय या योनि। तो इसका सही आंसर कौन सा है? सी है, यानी गर्भाशय। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन से बच्चा जन्म लेता है। यहाँ डिटेल्स बताया है मैंने भी कुछ, जैसा कि हर वीडियो में हर सोल्यूशन के साथ मैं बताता हूँ कि गर्भाशय की रचना नाशपाती के समान होती है। क्वेश्चन पूछ दिया गया कि गर्भाशय की रचना जो होती है, बनावट होती है, वो कैसी होती है? तो नाशपाती के समान होती है। किसके समान? नाशपाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है पानी का क्वथनांक बिंदु है। क्वथनांक का मतलब होता है किस बिंदु पर किस ताप पर वो वाष्प अवस्था में बदल जाता है द्रव से। तो पानी का क्वथनांक बिंदु है ऑप्शन आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। तो पानी का जो क्वथनांक बिंदु होता है ना, वो हम सभी को पता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, अर्थात वो द्रव से वाष्प में बदल जाता है। तो इसका क्वथनांक बिंदु कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो उसका हिमांक बिंदु है, अर्थात 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी क्या हो जाता है? जम जाता है। यहाँ के मैंने डिटेल्स में बताया है पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस है। चलिए यहाँ कुछ डिटेल्स दिया है मैंने भी, और कि प्रायः गलनांक और हिमांक बराबर होता है। गलनांक अर्थात जिस बिंदु पर वो द्रवावस्था में से ठोस अवस्था में बदलता है वो उसका क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। और उसी बिंदु पर वो जब उसका ताप दिया जाता है तो वो गल भी जाता है, द्रवावस्था में भी बदल जाता है। अब पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में कैसे चेंज होता है, इसका मैंने एक डायग्राम बहुत बढ़िया तरीका से आप लोग को दिया है, बताया है। हाँ, आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग समझ भी जाओगे। जैसे यहाँ मैंने लिखा है ठोस, द्रव और गैस, 3 बॉक्स है आपके पास, समझोगे। ठोस को जब हीट किया जाता है, क्या करेंगे? यहाँ हीट करेंगे। ठोस को हीट करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा? द्रव में। तो आपको पूछा जाए कि ठोस को जब गर्म किया जाता है तो वो किस अवस्था में बदलता है? तो द्रव अवस्था में। अब द्रव को जब हीट किया जाता है तो वो गैस की अवस्था में बदलता है। यहाँ बात मैं हीट की कर रहा हूँ कि जब द्रव को हीट किया जाता है तो गैस अवस्था में बदल जाता है। चलिए अब वापस रिटर्निंग जब आते हैं कि गैस को जब कूल किया जाता है, अर्थात ठंडा किया जाता है। जब गैस को ठंडा किया जाता है तो वो द्रव में बदल जाता है, और द्रव को जब कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, तो वो ठोस में बदल जाता है। तो चलिए ये समझ गए हम लोग। अब यहाँ से ये समझेंगे कि ठोस का द्रव में बदलना द्रवण या गलन कहलाता है। ये पूछा जाए आपसे कि ठोस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द्रवण या गलन। और जिस ताप पर बदलेगी वो क्या कहलाएगा? द्रवनांक कहलाएगा या गलनांक कहलाएगा। अब है कि द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया, वाष्पन या क्वथन। वाष्प और क्वथन में क्या फर्क है कि जब निश्चित ताप पर यानी क्वथनांक बिंदु पर जब वाष्प में बदले तो वो क्वथन, और किसी भी ताप पे अगर बदल रहा है द्रव से वाष्प में तो वो वाष्पन। जैसे कि हम लोग गर्मी के दिनों में देखते हैं कि नदी नाले तालाब के पानी धीरे धीरे सूखते जाते हैं, तो उसका वाष्पन होता है, क्वथन नहीं होता है। फिर है गैस से द्रव में बदलने की ठंडा होने की प्रक्रिया, संघनन। और द्रव को ठोस में बदलने की प्रक्रिया जमना या हिमीकरण कहलाती है। इसके अलावा एक पॉइंट यह है कि जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है, ठोस में अवस्था में हो, तो वो द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदलता है। तो किसी ठोस पदार्थ का द्रव में ना बदल करके सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदरोपातन, जिसे अंग्रेजी में हम लोग सब्लिमेशन भी बोलते हैं। उसी तरह से गैस को जब ठंडा किया जाए तो द्रव में ना बदल करके सीधे ठोस में बदल जाता है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाता है? उदरोपातन कहलाता है। इस डायग्राम से लगभग 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको, और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स में। क्वथनांक एवं संघनन प्रायः एक ही होता है, अर्थात जिस बिंदु पर जिस ताप पे क्वथनांक होता है उसी बिंदु पर जब ऊपर कोई वस्तु रखी हो तो वो पुनः द्रव्यावस्था में बदल करके नीचे टपक पड़ती है बूंद के रूप में, तो इसीलिए कहा जाता है कि क्वथनांक एवं संघनन प्रायः एक ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या कह रहा है कि धरती पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर इसका भार क्या होगा। याद रखिएगा, धरती या चंद्रमा पर जाने पर द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है, क्योंकि भार गुरुत्व के कारण होता है। तो ऑप्शन है आपके पास 100 न्यूटन, 1 न्यूटन, 360 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो चंद्रमा पर एक फार्मूला है कि चंद्रमा पर जो भार होता है ना, पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है। कितना होता है पृथ्वी पर के भार का? 1/6। अब यहाँ हम लोग देखते हैं, इसका सोल्यूशन कर लेते हैं कि धरती पर या पृथ्वी पर कितना है भाग आपके पास? 60 न्यूटन है। तो पृथ्वी पर भार निकालना है हम लोग को, तो क्या करेंगे यहाँ? पृथ्वी पर भार कितना था? 60 था, ये 60 दिया है आपके पास, और यहाँ पे गुने कितना कर देंगे? 1/6, 6 से 10 बार में कटेगा तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर? 10 न्यूटन। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा, 10 न्यूटन आंसर। चलिए यहाँ मैंने डिटेल्स में बताया है कि सिर्फ भार बदलता है, द्रव्यमान नियत रहता है, क्योंकि जो भार होता है ना वो गुरुत्व के कारण होता है। तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण वहाँ भार कम होगा, यह तो अमूमन है। चलिए द्रव्यमान तो निश्चित है, क्योंकि द्रव्यमान किसी वस्तु की मात्रा होती है। चलिए यहाँ और है क्या कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, यही कारण है कि चंद्रमा पर जब कोई जाता है तो वहाँ एक दूसरे से बात नहीं कर पाता है। इससे रिलेटेड एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि यदि चंद्रमा पर कोई बम विस्फोट हो जाए तो उसकी आवाज़ धरती पर कितने देर बाद आएगी। तो दोस्तों इस बात के लिए याद रखना कि चंद्रमा पर जब वायुमंडल है ही नहीं तो बम का कितना, परमाणु बम, महाबम, जो भी बम फट जाए तो आवाज़ धरती पर आने वाला नहीं है, क्योंकि वायुमंडल नहीं है और ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है। जब माध्यम है ही नहीं तो आएगा ही नहीं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। कहता है कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है। तो राजकोषीय, कोष का संबंध किससे होगा? वित्त से, जो पैसा का लेन देन रखता है। तो वित्त, रक्षा, गृह या मानव संसाधन विकास। तो राजकोषीय जो नीति तैयार करता है वो वित्त मंत्रालय तैयार करता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ मैंने बताया है कि राजस्व एवं कर वित्त मंत्रालय से संबंधित है। राजस्व और कर का भी निर्धारण कौन करता है? वित्त मंत्रालय। फिर मैंने बताया आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय। आर्थिक जो समीक्षा होगा यानी जो इकोनॉमिक, वो भी वित्त मंत्रालय, क्योंकि लेन देन का काम इसका ही है। एवं आंतरिक सुरक्षा का दायित्व गृह मंत्रालय के पास है। जब ये पूछा जाए कि आंतरिक समीक्षा का दायित्व किसके पास होगा तो वित्त मंत्रालय का, लेकिन आंतरिक सुरक्षा की अगर बात किया जाए यानी अंदरूनी सुरक्षा की बात, तो उसका दायित्व किसके पास होगा? गृह मंत्रालय के पास होगा। अब वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, जो भाजपा के प्रतिनिधि हैं, भाजपा से उम्मीदवार हैं, भाजपा के ही कैंडिडेट हैं वो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2018 जीतने वाले डॉक्टर डेविड नाबरो एवं खालिस्तान हैं। यानी 2018 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2 व्यक्तियों को मिला था। वो एक थे डॉक्टर डेविड नाबरो, और दूसरा पूछ रहा है वो कौन थे? तो दूसरा जो थे ना, लॉरेंस हदाल थे। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। खालिस्तान ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाते हैं, यानी कौन से ऊतक जो होते हैं ना उसके प्रकार मिलकर के ग्रंथियां बनाते हैं। तो एपिथेलियल जो ऊतक होते हैं ना, ऑप्शन नंबर जो डी है, वो मिल करके ना क्या बनाते हैं? ऊतक बनाते हैं। यहाँ डिटेल्स में मैंने बताया है कि ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, लेकिन ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी कहलाता है। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिनचट ने किया था। क्वेश्चन ये बनता है कि ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो बिनचट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। दिया है कि कुर्दिश जातीय समुदाय खालिस्तान में रहते हैं। कुर्दिश जो है ना वो एक जातीय समुदाय है, वो किस देश में रहते हैं? पाकिस्तान, यमन, बांग्लादेश, इराक। तो ये इराक में रहने वाले समुदाय हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अपने बुढ़ापे के लिए स्वेच्छा से बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई, जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। यानी बुढ़ापे में जो बचत होगा स्वेच्छा से, उसको प्रोत्साहित करने के लिए 2010 में एक पहल शुरू की गई थी, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वृद्धा निर्माण समिति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, नवनिर्माण योजना या स्वावलंबन योजना।
तो ये ऑप्शन नंबर डी स्वावलंबन योजना के नाम से जाना जाता है। चलिए, यहाँ पे मैंने बताया है डिटेल्स में कि दावे समिति असंगठित क्षेत्र से संबंधित है, यानी असंगठित क्षेत्र जो है ना, वो स्वावलंबन समिति का गठन किया गया था। तो उस समिति का नाम क्या था ना, दावे समिति। तो क्वेश्चन ये जब पूछा जाए कि दावे समिति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो असंगठित क्षेत्र से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं कि भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश, यानी भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन सा है? चीन है, श्रीलंका है, बांग्लादेश, नेपाल है। तो एक डायग्राम है, मैंने बताया है, ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूर्व। तो पूर्व में कौन है? बांग्लादेश और म्यांमार। तो यहाँ ऑप्शन आपके पास म्यांमार नहीं है लेकिन बांग्लादेश है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। दोस्तों, भारत के पड़ोसी देशों का मैंने एक वीडियो डाला है, जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे जरूर देख लोगे, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन पड़ोसी देश हैं, कौन किस ओर है, ये सब आपको समझ में आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। पल्स इसकी तरंग है। पल्स जो है ना, वो नाड़ी जो धड़कती है ना, वो पल्स होता है, वो कहलाता है उसका धड़कन तरंग का। तो वो स्पंदन और कंपन का उच्च अवधि के लिए नहीं, लगातार अवधि के लिए, कुछ समय के लिए। तो वो जो तरंग होता है ना, कुछ समय के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, 11 है, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया? यानी संविधान में संशोधन प्रथम बार कब किया गया था? 1951, 47, 1950, 1960। तो भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन किया गया था ना, 1951 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ अनुच्छेद 368 का संविधान संशोधन से है। जब ये पूछा जाए कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की वर्णन की गई है, कि संविधान में कुछ गलतियां हो या कुछ सुधार की गुंजाइश हो तो सुधार किया जा सकता है, वो अनुच्छेद 368 में वर्णित है। फिर मैंने बताया कि प्रथम संशोधन भूमि सुधार कानून एवं 9वीं अनुसूची से संबंधित है, यानी प्रथम जो संशोधन था वो भूमि सुधार कानून के लिए था और उसमें 9वीं अनुसूची से को जोड़ा गया था, या 9वीं अनुसूची से संबंधित था ये। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या कहता है, क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपसे पूछा गया है, इलिया किस क्षेत्र से संबंधित है? संगीत से, साहित्य से, खेल से या राजनीति से? तो इलिया का संबंध संगीत से है। चलिए, संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संगीत का जन्म जो है ना, या संगीत का जन्मदाता किस वेद को माना जाता है? तो सामवेद को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश देता है क्या कहलाता है? दहन, उदासीन, उष्माशोषी या उष्माक्षेपी? तो प्रकाश और गर्मी मिलती है दहन में, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ है ना, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। जब आपसे ये पूछा जाए कि भविष्य का ईंधन के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो हाइड्रोजन को जाना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानून को अध्ययन के लिए खालिस्तान में मदरसा की स्थापना की, यानी मुस्लिम के कानूनों को अध्ययन के लिए किस स्थान पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मदरसा की स्थापना की थी? तो वो कलकत्ता में किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर ए। फिर है ना कि कलकत्ता पहले भारत की राजधानी थी, तो कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने बनवाया। यानी पहले ना 1912 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी, दिल्ली नहीं थी। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में 1912 ईस्वी में राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेटेड है, कि 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ गतिज ऊर्जा निकालने के लिए तो मैं बार बार बताता हूँ ना कि न्यूमेरिकल के लिए क्या होगा, जो फैक्ट दिए होते हैं, जो पॉइंट्स, उसे लिख लिया जाए पहले। 6 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, यानी भी आपका कितना है? 6 मीटर प्रति सेकंड है। फिर द्रव्यमान, यानी एम कितना है आपके पास? 10 केजी है। तो गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला हम लोग के पास होता है क्या? 1/2 mv²। 1/2 mv² आपका फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा के लिए। हम लोग निकाल लेंगे 1/2। एम का मान आपके पास 10 है और भी कितना आपके पास? 6। तो 6 का स्क्वायर करेंगे। 1/2 गुने 10 और 6 का स्क्वायर अर्थात 6 गुने 6। 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 6 6 36, 36 से 5 में गुना करेंगे तो कितना? 180, अर्थात 180 जूल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका है, क्या फार्मूला याद रखें, और जो कुछ भी फैक्ट्स दिया हो, भी दिया हो, एम दिया हो, ए दिया हो, टी दिया हो, यू दिया हो, जो भी हो, उसको पहले आप लिख लोगे
आपको समझ में आ जाएगा फार्मूला रखने पर कि किसका मान हमको निकालना है और कैसा निकलेगा किस फार्मूला से। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है। कंडक्टर यानी चालक का प्रतिरोध जो होता है ना उसके लंबाई किस अनुपातिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। फिर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। कई बार ये भी पूछा गया कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। 17 है 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता था। 2016 की विश्व शतरंज चैंपियनशिप जो थी उस वक्त के लिए जो एग्जाम होता था उसके लिए करंट था उस टाइम, तो वो मैग्नस कार्लसन थे। कौन थे? मैग्नस कार्लसन। शतरंज खेल का जन्मभूमि भारत को माना जाता है। ऐसे पूछा जाए कि शतरंज खेल का जन्मभूमि किस देश को माना जाता है, तो वो भारत को ही माना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में है। 18 में अगर हम लोग बात करेंगे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 बार मैंने यहाँ पे लिख दिया 17। चलिए, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट जनरेटर से जुड़ा हुआ है। इसके माध्यम से उत्पन्न धारा 0.50 एम्पियर है, तो बल्ब का पावर क्या होगा। तो पावर निकालने के लिए हम लोग अर्थात शक्ति निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमेरिकल यही है। भी बराबर आपको दिया है 220 वोल्ट दिया गया है, धारा अर्थात आई बराबर आपको 0.50 एम्पियर दिया गया है। तो शक्ति निकालने के लिए क्या होगा, आई भी क्या करेंगे हम लोग, आई भी या भी आई फार्मूला जो होता है 220 और गुने 0.50 कर देंगे। तो अब दशमलव अगर हटाएंगे तो नीचे कितना लिख देंगे, 100 लिख देंगे। ऐसे एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, बच गया आपके पास कितना 22 गुने 5, 22 बचे 110। तो शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट, अर्थात 110 वाट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 18 पे। अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ यानी अंडर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो उसे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। यानी विश्वविद्यालय स्तर पर जो टूर्नामेंट होता है उसमें मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दी जाती है। फिर 19 है बीसीसीआई का पूरा नाम क्या है। 4 ऑप्शन है, बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। तो इसका सही ऑप्शन सी है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। फिर यहाँ बताया ना कि बीसीसीआई की स्थापना 1929 ईस्वी में हुई थी। ये पूछा जाए कि बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, 1929 ईस्वी में हुई थी। एवं सौरभ गांगुली इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अभी 2020 में जब मैं बात कर रहा हूँ तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, सौरभ गांगुली हैं, जो कि भारत के पूर्व कप्तान रहे हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे हैं भी वो। चलिए उसके बाद आते हैं, थोड़ा सा फिगर में क्या हुआ, चलिए ठीक है। 20 क्या है ना कि सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो एक ही वर्ग में होगा ना, उसी में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। तो ऑर्गन और ये जो पोटेशियम है ना एक वर्ग के नहीं है, ये तो 18 का है और ये दूसरे वर्ग का है, ये भी दोनों एक वर्ग का नहीं है, ये भी दोनों एक वर्ग का नहीं है। तो यहाँ से ये दोनों डी में जो है ना, ये जो आर्सेनिक और बिस्मथ है ना वो एक ही वर्ग के हैं और ये वर्ग 15 के तत्व हैं। दोनों के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी। चलिए 21 है, शुष्क पर्णपाती जंगल गिर खाली स्थान में है। यानी गिर कहाँ है, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़। तो गिर कहाँ है, गुजरात में है। फिर मैंने बताया है गिर शेर के लिए प्रसिद्ध है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट था जो उत्तराखंड में है। गिर किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है, तो शेर के लिए है। और ये अगर पूछा जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन था, तो जिम कॉर्बेट था, जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, फिर से एक न्यूमेरिकल आप लोग के लिए कि टावर के शीर्ष से शून्य वेग के साथ, बस लिखते चलेंगे न्यूमेरिकल बनाने के लिए, वही करेंगे हम लोग। शून्य वेग के साथ एक पत्थर छोड़े जाने पर 4 सेकंड में जमीन तक पहुंचता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। जैसे एक ऊंचा टावर है, यहाँ से एक पत्थर को छोड़ा गया तो 4 सेकंड में नीचे पहुंच गया। यानी आपके पास टी कितना दिया है, 4 सेकंड दिया है, वेग कितना है, शून्य है यहाँ पे। यानी शुरू करेगा तो यू प्रारंभिक वेग उसका कितना है, 0 मीटर प्रति सेकंड है। और जी आपके पास क्योंकि नीचे आ रहा है तो गुरुत्व बल की ओर आ रहा है, तो जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया है, जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, यानी एच बराबर निकालने के लिए, तो एच बराबर ऊपर जाता तो माइनस, लेकिन नीचे की ओर आ रहा है ना गुरुत्व की दिशा में, तो यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर फार्मूला होता है। तो यू आपके पास क्या हो गया, 0। तो 0 में टी से गुना करेंगे 4 से तो 0 हो जाएगा, तो इसका कोई वैल्यू नहीं बच जाएगा। तो 1/2 गुने जी का मान 10 हाफ जी टी स्क्वायर, और टी कितना है 4, यानी 4 का स्क्वायर 4 गुने 4, 2 पची कितना हो जाएगा 10, 4 चौके 16, 16 पची कितना हो जाएगा 80। अर्थात ऊंचाई मीटर में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा,
डी हो जाएगा 80 मीटर। तो इस तरह से गुरुत्व के क्षेत्र में निकालने के लिए यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, लेकिन अगर ऊपर की ओर कितनी हद तक ऊंचाई जाता है तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, क्योंकि वो गुरुत्व के उल्टा दिशा में जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत की ओर से पहली बार मिस ट्रांस क्वीन इंडिया 2017 का ताज किसे पहनाया गया? तो 2017 का जो मिस ट्रांस क्वीन इंडिया थी वो निताशा विश्वास थी। कौन? निताशा विश्वास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 में आते हैं कि सभी एसिड अर्थात अम्ल के लिए आम तत्व है, यानी सभी में वो तत्व जो होगा ना, जितना भी अम्ल होगा वो तत्व शामिल होगा, वो कौन है? तो वो हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन आयन की शक्ति पे हम लोग पीएच निकालते हैं, और पीएच का वीडियो जो है ना, और पीएच मान सभी पदार्थों का एक ट्रिक से मैंने अपने वीडियो में याद करवाया है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 आपके पास? कि एक वस्तु 3 सेकंड में 15 मीटर फिर 2 सेकंड में दूसरे 16 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल क्या है? यानी कि यहाँ पे वही फिर से न्यूमेरिकल वही काम करेंगे। T1 आपके पास 3 सेकंड है, T2 आपके पास कितना है? 2 सेकंड है। तो टोटल जो हो जाएगा टाइम जो हो जाएगा आपके पास 3 + 2 कितना सेकंड हो गया? 5 सेकंड हो गया। फिर ये कितना कितना दूरी पर जाता है, यानी S1 जो है ना वो 15 मीटर, फिर दूसरी दूरी कितना जाता है? 16 मीटर जाता है। तो औसत जो है कुल दूरी बटा कुल समय हो जाएगा। आपके पास औसत चाल अगर पूछे, औसत चाल आपसे पूछा है, तो कुल दूरी बटा कुल समय, तो S1 + S2 कर देंगे और प्लस T1 + T2 कर देंगे। T1 + T2 कर दिया मैंने, यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। अब यही करेंगे। S1 आपके पास कितना है? 15 था प्लस 16 था। T1 + T2 का मान आपके पास कितना था? 5 सेकंड था, टोटल जोड़ दिए तो। अब ये टोटल जोड़ दिए, अब हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से। क्या करेंगे? 31 आएगा बटा 5 है, इसको जब काटेंगे तो लगभग कितना काट करके आएगा ना? 6.20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। चाल है ना, तो मीटर प्रति सेकंड में, यानी आपका जो ऑप्शन होगा ये जो दिया है 6.20 मीटर, मीटर तो होगा नहीं, चाल है तो मीटर प्रति सेकंड, लेकिन ये आंसर नहीं है, ये आंसर है सी है, 6.20 मीटर पर सेकंड। चलिए 26 है, किस मंत्रालय ने 2018 में ग्रीन गुड डीड्स अभियान चलाया? आयुष मंत्रालय, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक। तो ग्रीन गुड डीड्स जो था वो पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाया गया था। चलिए 27 है, किसी फिर से न्यूमेरिकल है, किसी पदार्थ के एक कणों में 6.023 × 10⁻23 कण है, यदि CO2 में इतना कण हो तो CO2 के अणु की संख्या। तो बस क्या करना है, अणु की संख्या बराबर, बिल्कुल आसान है कि एक अणु में इतना है और CO2 में इतना अणु मौजूद है, तो CO2 के अणु की संख्या कितनी होगी? तो क्या करेंगे, ऊपर वाला जो वैल्यू है 10⁻23 और बटन नीचे जो आपका वैल्यू है 3.0115 × 10⁻23 काट देंगे। ये निकल गया, कट गया, इससे लगभग 2 बार में कटेगा पूरा, तो कितना आ जाएगा? 2, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन 28 आते हैं क्वेश्चन में, कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में, आवर्धक यानी बड़ा करने वाला ग्लास में होता है क्या? उच्च फोकल लंबाई की अवतल लेंस, छोटी फोकल लंबाई की उत्तल लेंस। तो इस यही ऑप्शन बी सही है आपका, छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस। 29 है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की प्रतीक चिन्ह है। भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी, हाथ, हथौड़ा, हंसिया और तारा, मक्का एंड हंसिया। तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है ना वो मक्का और हंसिया है, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कुछ तो बात है मोहब्बत में, वरना एक लाश के लिए ताजमहल क्यों बनता? मोहब्बत में तो कुछ बात जरूर है भाई। यहाँ मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने 1920 ईस्वी में किया था। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1920 में किसने की था या किसकी अध्यक्षता में? तो एम.एन. राय की अध्यक्षता में की गई थी। 30 है कि भारत सरकार और आरबीआई ने बैंकिंग उद्योग में फंसी हुई परिसंपत्तियों की जांच कराने के लिए किस समिति को नियुक्त किया है? बहुत सारे ऐसे जो बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वो बैंक से संपत्ति लेकर के, लोन लेकर के फरार हो गए, तो उनकी जांच के लिए किस समिति को नियुक्त किया है? तो ये ऑप्शन है आपके पास सी, बिल्कुल सही, सुनील मेहता समिति। कौन सा हो जाएगा? सी। यहाँ पे और 4 जो ऑप्शन है उसमें अशोक मेहता समिति का पंचायती राज से संबंध है, और स्वामीनाथन समिति है जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। एम एस स्वामीनाथन जो है ना वो हरित क्रांति से संबंधित हैं। सॉरी 30 के बाद अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मनुष्य की आनुवंशिकी का पता लगाया जा सकता है अमेरिकी मूल से, पूर्वी एशियाई मूल से या अफ्रीकी मूल से। तो मनुष्य जो है ना वो करीबी माना जाता है अफ्रीकी मूल से, कि अफ्रीका में शुरुआत हुआ मानव जाति का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी आपका बिल्कुल सही होगा। मैंने बताया है कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले अफ्रीका महादेश में माना जाता है। चलिए, आधुनिक मानव का पूर्वज जो है वो नियंडरथल को माना जाता है। आधुनिक मानव का पूर्वज किसे माना जाता है? नियंडरथल को माना जाता है। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस है। तो दोस्तों लगातार हम लोग देख रहे हैं कि साइंस और आर्ट्स से जो क्वेश्चन है ना, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप लोग को काफ़ी समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन के साथ ही मैंने सोल्यूशन दिया है, जिससे और सारे उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं आपको याद होते चले। 32 जो है ना, 32 में क्या है ना कि एक वस्तु 2 सेकंड में 15 मीटर और 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की औसत चाल। फिर वही क्वेश्चन जो पिछली बार मैंने न्यूमेरिकल में किया। यहाँ पे कुल टाइम जो होगा वो 2 सेकंड और 2 सेकंड कितना हो जाएगा? 4 सेकंड। और कुल जो दूरी हुआ ये आपके पास कितना हुआ? 15 मीटर और 16 मीटर चला है, तो 15 और जोड़ 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 मीटर। तो फिर औसत चाल निकालने के लिए हमारे पास पूछ रहा है, तो औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो फिर 31 बटा कितना करेंगे? 4। जब काटेंगे ना तो 7.75 मीटर पर सेकंड आएगा। 7.75 मीटर पर सेकंड। तो ये यहाँ पे सॉरी स्क्वायर लिख दिया गया है, सॉरी गलत है ये। तो सी हो जाएगा 7.75 मीटर पर सेकंड उसका औसत। चल बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है। 33 है ना दिसंबर 2017 में ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल अर्थात बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए? यानी दिसंबर 2017 में बार्क के नए अध्यक्ष किन्हें चुना गया था? तो वो थे ना सुधांशु वत्स। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, सुधांशु वत्स। चलिए 34 केमिस्ट्री से रिलेटेड है। खाली स्थान इलेक्ट्रॉन की संख्या नाइट्रोजन में अबंध बनाने में भाग लेते हैं। तो चलो देखते हैं इसको हम लोग बना करके समझेंगे बिल्कुल आसानी से। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 7 होती है। जब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कक्षा के तौर पर लिखे तो 2 और 5। अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। इससे अस्थायी होने के लिए, बंधन बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इससे कितने आपकी आवश्यकता होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की चाहिए। तो N2 2 अणु होते हैं। तो देखते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन यहाँ पे 2 अणु हैं। ऐसे कितने चाहिए? इनकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि 8 जो संयोजकता होता है ना, 8 पूरा करने के लिए जितना लेता है या देता है वही। तो यह 5 8 पूरा करने के लिए इसको किसको चाहिए? कितना चाहिए? 3। तो इसकी संयोजकता कितनी? 3 होगी। चलिए 2 3 और ये 2। अब क्या होगा कि यहाँ से 5 है, 3 इससे साझा कर लेगा, तो 5 और 3 कितना हो गया? 8। ये नाइट्रोजन 5 है, तो इससे 3 साझा क्या दिया था, तो 3 साझा कर लिया। 5 और 3 8। तो 3 का साझा होता है, तो जो अबंध बना उसमें कितने इलेक्ट्रॉन ने भाग लिया? 3 इसका और 3 इसका, कुल कितने भाग लिए? 6। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 6 होगा। ये नहीं, भूल से आप लोग 3 भी मार सकते हो। ऐसा लगेगा कि 3 मार दिया मैंने ऑप्शन में, जो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 जब ये पूछता कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, यानी ये तब होता 3, या ये पूछता कि कितने इलेक्ट्रॉन का बंधन बनता है, यानी बंधन कैसा होता है, तो त्रिबंधन होता है, तब ये ऑप्शन नंबर आपका 3 होता है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं कि खालिस्तान में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1783 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर सी। 36 खालिस्तान धातु केवल विद्युत अपघटन द्वारा निकाला जाता है। कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, फिर क्या है? लोहा Fe। तो जो एल्युमिनियम है ना वो विद्युत अपघटन से ही निकाला जाता है सिर्फ। चलिए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से किया जाता है। बॉक्साइट का सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O। बॉक्साइट इसका प्रमुख अयस्क है। चलिए 37 कवक कोशिका भित्ति खालिस्तान से बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है ना वो काइटिन से बनी होती है, जो एक निर्जीव पदार्थ, कड़ा पदार्थ होता है। और सेल्यूलोज से पादप की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों का अध्ययन जो होता है ना माइकोलॉजी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो माइकोलॉजी कहलाता है। फिर रॉड और कोन पाए जाते हैं किस अंग में? फेफड़ा में, नाक में, आंख में, दिल में। तो रॉड और कोन ना आंख में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए 38 के बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 में। 39 आपका क्या कहता है कि आवर्त तालिका में किसी तत्व के गुणधर्म खालिस्तान पर निर्भर करते हैं। तो जो पुरानी आवर्त तालिका थी ना वो परमाणु भार पर था, लेकिन जो नई आवर्त तालिका है ना वो परमाणु संख्या पर है। परमाणु भार, प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, परमाणविक आकार। तो ये परमाणु संख्या पर
निर्धारित है। यह आधुनिक आवर्त सारणी, लेकिन अगर प्राचीन पूछे या पुरानी पूछे तो वो परमाणु भार पर आधारित है। यहाँ की मैंने बताया है पुरानी आवर्त सारणी कौन दिया था, मेंडलीव, जो कि परमाणु भार पर स्थित है या आधारित है। और आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किसको कहा जाता है, मोसले। मोसले द्वारा जो आवर्त सारणी दिया गया वो परमाणु संख्या पर आधारित है। फिर है कौन सा धातु ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी का मतलब होता है अम्लीय प्रवृत्ति भी रखना और क्षारीय प्रवृत्ति भी रखना। तो इसमें उभयधर्मी ऑक्साइड जो है ना, वो एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है ना, वो उभयधर्मी होता है। अम्लीय, कभी कभी अम्लीय, तो कुछ इसका जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय प्रकृति का भी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है कि पुस्तक इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज द्वारा लिखी गई है। यानी पुस्तक जो है इंटरप्रेटर ऑफ मालाडीज किसके द्वारा लिखी गई है, नयनतारा सहगल, शोभा डे, झुम्पा लाहिड़ी, अरुंधति राय। तो ये झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर सी। 42 जनवरी 2018 में दावोस में विश्व आर्थिक मंच द्वारा किसे क्रिस्टल पुरस्कार से नहीं सम्मानित किया गया था। यह किरण राव, केट ब्लैंचेट, शाहरुख खान, एल्टन जॉन। तो ये कौन थे, ऑप्शन नंबर सी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा शाहरुख खान को नहीं सम्मानित किया गया था। दावोस जो है ना स्विट्जरलैंड में, जहाँ विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्थित है। ये पूछा जाए कि दावोस किस देश में है, तो स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड ही एक ऐसा देश है जिसकी कोई आधिकारिक राजधानी नहीं है और ये विश्व का एकमात्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है। यहाँ विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या है कि एक स्थिर बल 2 सेकंड की अवधि के लिए 5 kg द्रव्यमान की वस्तु पर कार्य करता है। यह वस्तु के वेग को 4 मीटर प्रति सेकंड से 7 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है। तो प्रयुक्त बल का मान निकालें, यानी एफ निकालना है। तो बस वही जो दिया गया फैक्ट है वो हम लोग लिख लेंगे पहले, बिल्कुल आसानी से सब चीज़ हम लोग याद कर लेंगे इसमें। चलिए इस तरह से कैमरा को कर दिया जाए। चलिए यहाँ आपके पास दिया है कि टी 2 सेकंड के लिए लगता है, एम आपके पास 5 kg है और जो उसका वेग जो होता है ना 4 मीटर से इतना, यानी प्रारंभिक 4 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम कितना 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी यू बराबर 4 मीटर पर सेकंड है और भी आपके पास कितना हो जाता है 7 मीटर पर सेकंड है। और आपको निकालना है एफ। तो एफ के लिए क्या बोल रहा है ना, प्रयुक्त बल का मान। तो एफ बराबर फार्मूला होता है एम है। तो आपके पास एम है, ए नहीं है। कितना आसान से निकल रहा है, ए अर्थात एक्सेलरेशन त्वरण। तो ए बराबर फार्मूला आता है हम लोग के लिए, ए बराबर भी माइनस यू बटा क्या होता है, टी होता है। भी आपके पास कितना है 7 है, यू कितना है 4 है, टी आपके पास कितना है 2 है। 7 में 4 गया 3 बटा 2 मीटर पर सेकंड, ये स्क्वायर हम लोग लिख देंगे। अब हम लोग को क्या करना है कि एफ निकालना था। तो क्या करेंगे, वही एफ बराबर क्या हो जाएगा एम में। आपका एम का वैल्यू कितना है 5 है, ए का वैल्यू कितना लाया 3 लाए, 3/2 था, सॉरी 3/2। अब 5 3 कितना हो जाएगा 15, 15/2। अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 न्यूटन, यानी 7.5 न्यूटन आंसर हो जाएगा। तो प्रयुक्त बल का मान कितना हो जाएगा 7.5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। तो दोस्तों ये जो 43 क्वेश्चन थे न्यूमेरिकल था, कुछ साइंस और सोशल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे जो कि एग्जाम में पूछे गए थे। तो बस ये 43 क्वेश्चन ही। वीडियो अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करना। अगले वीडियो के लिए तब तक इंतज़ार। धन्यवाद।